हेलो बच्चों, वेलकम टू द एचजीसी एकेडमी। माई सेल्फ नेहा मुनोत और हम 11th क्लास का एसपी सब्जेक्ट ये पढ़ रहे हैं। ऑलरेडी हमारा फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करके हो चुका है जो था सेक्रेटरी। उस टॉपिक में हमने देखा था कि सेक्रेटरी का मतलब क्या होता है, उसके फीचर्स, उसके इंपॉर्टेंस, उसके फंक्शंस, क्वालिटीज क्या क्या हो गए, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। आज के टॉपिक में हम सेकंड टॉपिक जो है उसमें हम देखने वाले हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी का मतलब क्या होता है। आज हम देखेंगे कि व्हाट इज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या होता है, क्यों इतने सारे बिजनेस इवॉल्व हुए थे, कौन से टाइप्स ऑफ बिजनेस हम कर सकते हैं, ये हम आज के सेशन में देखने वाले। तो चलो हम बढ़ते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के ओर। ओके, सो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि व्हाट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी। सो देखो, सबसे पहले उससे भी पहले हम देखेंगे कि हम इस सेशन में, इस टॉपिक में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। इवॉल्यूशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कौन से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इवॉल्व हुए थे, उसके बाद मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी एंड डिस्टिंग्विश। इतना हम सब कुछ इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी क्यूरियस टॉपिक। सो सबसे पहले चलते हैं इंट्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। सो मूविंग ऑन डायरेक्टली टू द टॉपिक, सो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है, वो कब स्टार्ट हुआ था, क्यों स्टार्ट किया गया था, और उसके बाद जो चेंजेस आए इंडस्ट्री में वो क्या थे। सो सबसे पहले हम ये देखेंगे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाज अ बिग चेंज in the things of how they were made। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जैसे ही आया, बहुत से चेंजेस आए जो भी हम चीजें प्रोड्यूस करते थे उन चीजों में। ओके, सो सबसे पहले बिफोर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, आप बोलेंगे कि मैम बिफोर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऐसा क्या होता था फिर। तो जैसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले जो भी चीजें थी वो बहुत छोटी क्वांटिटीज में बनती थी, हाथों से बनती थी, या बहुत एक 4-5 लोगों का वर्कशॉप था वहां बनती थी। इट वॉज वेरी टीडियस, डिफिकल्ट होता था, इतनी सारी चीजें एक बल्क में नहीं बन सकती थी क्योंकि इतना एक्सपोजर या इतनी टेक्निक्स या इतनी मशीनरी अवेलेबल ही नहीं थी। सो लोग घर पे बैठ के हाथों से बनाते थे या 2-3 लोग मिलके कोई चीज बनाते थे। ना वो इतने लार्ज क्वांटिटी में बनती थी, ना वो इतनी फाइन थी। ओके, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ लेट 1700s में। ओके, 1700 में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मशीन्स आई, टेक्नोलॉजी आई, सारे वर्क्स फैक्ट्रीज में होने लगे, सारी चीजें मशीनरी पे बनने लगी, वो ज्यादा क्वांटिटीज में बनने लगी, वो फाइन बनने लगी। इससे क्या हुआ, कौन सी चीजें बनने लगी, क्लोथ्स बनने लग गए, टूल्स बनने लग गए, फूड बनने लग गए, फूड भी मशीन में बनने लग गए, मच फास्टर, एट अ फास्टर रेट बनने लगे, बहुत तेजी से बनने लगे, बहुत तेजी से बढ़ने भी लगे हम लोग। क्लियर, इट चेंज। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ, इट चेंज द पीपल लाइफस्टाइल, इट चेंज द वर्किंग, लीडिंग टू द ग्रोथ इन इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज, कॉर्पोरेशन, एवरीथिंग। क्लियर, तो ये चीजें हुई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने के बाद। ओके, समझ आ रहा है क्या है बेसिक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले कैसा था और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने के बाद कैसी चीजें हुई है। क्लियर, समझ आ रहा है। पहले कैसा था, तो सारी चीजें हाथों से बनती थी, हम हर एक चीज यानी कपड़ा भी हम हाथों से बनाते थे। वही जब मशीनरी आई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, तब क्या हुआ, तो मशीनरी आई, हाथों के बजाय मशीनरी में कपड़े बनने लगे। क्लियर, दिस इज एन बेसिक एग्जांपल ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो चलो बच्चों, अब हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या दिया गया है। ओके, मूविंग ऑन टू द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन इंग्लैंड इन 1760s। जैसे कि हमने पढ़ा है लेट 1700s में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले वो कहाँ स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहले वो इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ इन 1760। बिफोर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन प्रोडक्शन वाज डन मैन्युअली यूजिंग लोकल रिसोर्सेस। मैन्युअली प्रोडक्शन कैसे होता था, मैन्युअली हाथों से होता था, जो भी एक लोकल चीजें अवेलेबल थी उन चीजों से सारे प्रोडक्शन होते थे। लिमिटेड कैपिटल वॉज नीडेड एंड ऑफन प्रोडक्शन वॉज डन एट होम। घर पे ही होते थे सारे प्रोडक्शन, घर पे बैठ के या 2-3 लोग एक जगह पे बैठ के प्रोडक्शन करते थे।
The industrial revolution brought about radical change in the field of industry and commerce. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने की वजह से क्या हुआ, बहुत से चेंजेस आए हमारे इंडस्ट्री में, हमारे कॉमर्स में। इंडस्ट्रीज तेजी से बढ़ने लग गई, लोगों का सोच बदलने लग गई, लोगों का रहन सहन बदल गया। क्लियर? Production was now on a large scale with the help of machine and that too in anticipation of demand. प्रोडक्शन कैसे होने लग गया, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होने लग गया। क्लियर? बड़े अमाउंट पे प्रोडक्शन होने लगा। लोकल मार्केट टर्न्स इनटू रीजनल मार्केट, नेशनल मार्केट एंड इंटरनेशनल मार्केट। जो लोकल मार्केट थे, जो लोकल बेचते थे, वो रीजनल मार्केट में चेंज हो गए, नेशनल मार्केट में चेंज हो गए, नेशनल लेवल पे चीजें स्प्रेड होने लग गई, बेचने लग गई। उसके बाद क्या हुआ, और भी ग्रोथ हो गई इंटरनेशनल, हम चीजों को बाहर के देशों में भी बेचने लग गए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम हमारी चीजें करने लग गए। क्लियर? कैसे ग्रो हुई हमारी कंट्री या हमारी इंडस्ट्री कैसे ग्रो हुई? Revolution in transport and other commercial activities were the major effect on industrial revolution. ट्रांसपोर्ट एंड अदर कमर्शियल एक्टिविटी। सी, एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने की वजह से कितने चेंज हो गए, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री भी ग्रो होने लग गई। एक जगह से दूसरी जगह चीजें लेके जाने के लिए क्या जरूरी था, ट्रांसपोर्ट, ट्रक्स जरूरी थे, रेलवे जरूरी थे, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जरूरी थे, तो ये भी ग्रो हो गए। क्लियर? That to meet the new challenges of business, joint stock company form of business organization evolve. बिजनेस की नीड फुलफिल करने के लिए जॉइंट स्टॉक कंपनी को भी इवॉल्व आना पड़ा बिजनेस में। क्लियर? तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की क्या है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इतने सारे बिजनेस फॉर्म्स क्यों आने लग गए, क्यों हमने लाए इतने सारे बिजनेस फॉर्म। क्लियर? सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इतने सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्यों आए? इन द व्यू ऑफ अबाउ गिवन डेवलपमेंट, द सोल ट्रेडिंग कंसर्न, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप फॉर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इतने सारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस आ गए। क्लियर? फर्म्स प्रूव्ड एडिक्वेट टू फेस चैलेंजेस पोस्ड बाय चेंजिंग नीड्स ऑफ डिमांड एंड इंडस्ट्री। सी, सोल ट्रेडिंग, जॉइंट हिंदू फैमिली, पार्टनरशिप फॉर्म एडिक्वेट, वो कहीं ना कहीं चैलेंजेस फेस करने लग गए, कहीं ना कहीं उनको चैलेंजेस, वो कहीं ना कहीं उन्हें लगता था कि हम कम हो रहे हैं, हम जो भी है इंडस्ट्री को जरूरत है, हम उनकी उतनी डिमांड फुलफिल नहीं कर सकते हैं। सो दस द न्यू फॉर्म, उसकी वजह से कौन सा फॉर्म आया, जॉइंट स्टॉक कंपनी इमर्ज्ड हुई। क्यों? तो जो भी सोल ट्रेडिंग ऑलरेडी था, फिर पार्टनरशिप फॉर्म ऑलरेडी थी, जॉइंट हिंदू थे, बट वो जो एक केटरिंग, जो एक डिमांड केटर नहीं कर पा रहे थे, डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। क्लियर? ओके, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कौन से हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आज हम डिस्कस करने वाले? तो सबसे पहला है सोल ट्रेडिंग कंसर्न। ये हम इन डेप्थ देखने वाले हैं बच्चों, डोंट वरी, एंड दे आर वेरी इंटरेस्टिंग। आपको भी पता चलेगा कि यार कैसे कैसे बिजनेस वेरिएशंस होते हैं, कैसे कैसे लोग काम करते हैं। सेकंड है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, थर्ड है पार्टनरशिप फॉर्म, फोर्थ है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एंड लास्ट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी। सो सबसे पहले हम देखेंगे आज सोल ट्रेडिंग कंसर्न की व्हाट इज सोल ट्रेडिंग। सोल ट्रेडिंग का मतलब क्या है, कितने लोग मिलके बिजनेस कर सकते हैं, ये हम इसमें देखेंगे, क्या बिजनेस कर सकते हैं। ओके, मूविंग ऑन, डायरेक्टली डाइविंग ऑन टू द कंसेप्ट विच इज सोल ट्रेडिंग। सोल ट्रेडर यानी एक, सोल वन, खुद, एक पर्सन का बिजनेस, एक पर्सन बिजनेस करता है, हम उसे कहते हैं सोल ट्रेडिंग कंसर्न। सिंगल पर्सन डूइंग अ business is, that person is known as a sole trader. A sole trading concern is a form of business organization. किसका फॉर्म है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट फॉर्म है सोल ट्रेडर, सोल ट्रेडिंग, वेरी ओल्ड फॉर्म हम बोल सकते हैं। इट इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ वन पर्सन। एक ही बंदा ओन करता है, एक ही बंदा सारा बिजनेस मैनेज करता है, एक ही बंदा सारे बिजनेस को कंट्रोल भी करता है, सब कुछ। क्लियर? ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वन मैन बिजनेस। उसको अल्टरनेट नाम क्या बोल सकते हैं? वन मैन बिजनेस,
ओके, सिंगल पर्सन हैंडल करता है, ओन भी खुद करता है, मैनेज भी खुद करता है, कंट्रोल भी खुद ही करता है। अ पर्सन हु कंडक्ट्स अ बिजनेस इज नोन एज अ सोल ट्रेडर। एक पर्सन अगर जो भी बिजनेस कंडक्ट, जो कुछ भी बिजनेस हो, फिर वो किराने की शॉप हो, छोटी छोटी मेडिसिन की शॉप हो, कोई क्लॉथ की शॉप हो, कोई भी शॉप हो, दैट अगर एक पर्सन मैनेज कर रहा है, एक ही ओनर है, तो दैट पर्सन इज नोन एज अ सोल ट्रेडर। ओके, ठीक। तो क्लियर बच्चों की सोल ट्रेडिंग कंसर्न, सोल ट्रेडर का मतलब क्या है, सिंगल पर्सन। आई होप आप सबको समझ रहा होगा। सो मूविंग, अब हम देखते हैं फीचर्स इन डेप्थ की, वो कैसा बिजनेस करता है, क्या क्या उसके फायदे होते हैं, हम ये सब देखने वाले। मूविंग ऑन टू द फर्स्ट फीचर, there is no separate law or act governing sole trading person, but it has to follow the law of land. See, सोल ट्रेडिंग के लिए ऐसा कोई स्पेसिफिक लॉ, एक्ट या ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं करना है गवर्नमेंट के साथ। नथिंग इज बीइंग लॉ फॉर सोल ट्रेडर। उसे क्या, बट इट हैज टू फॉलो द लॉ ऑफ लैंड। जो भी एक लॉ होगा कंट्री में, वो उसे फॉलो करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि मैम इसके लिए लॉ नहीं, तो फिर क्या बाकी के लिए लॉज रूल्स है? हाँ, बाकी के लिए होते हैं। जैसे कि आप अगर पार्टनरशिप फॉर्म में जाओगे, तो उनको जो भी है, वो जो भी लॉज रूल्स नॉर्म्स है, वो जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दिए गए हैं, उन्हें उस हिसाब से सारी चीजों को फॉलो करना पड़ता है। ओके, सो उस हिसाब से उसे सारी चीजें फॉलो करनी पड़ती है। कंपनीज एक्ट, जॉइंट स्टॉक कंपनी में बोलोगे तो वो रजिस्टर्ड होती है अंडर कंपनीज एक्ट 2013। उसमें जो दिए हैं रूल्स एंड नॉर्म्स, उसे उस हिसाब से फॉलो करने पड़ते हैं। बट यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ बस जो बेसिक गवर्नमेंट के रूल्स एंड नॉर्म्स हो गए, वो उसे फॉलो करने पड़ेंगे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज द वन ओनर। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कि एक ही ओनर होता है। ओके, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय सोल ट्रेडर इज वेरी स्मॉल। बहुत ह्यूज कैपिटल उसके पास नहीं होता है। कुछ भी स्टार्ट करना है एक छोटे, इसमें छोटे अमाउंट में वो स्टार्ट कर सकता है। सो कैपिटल कंट्रीब्यूशन इज वेरी स्मॉल, बहुत ह्यूज अमाउंट की जरूरत नहीं होती है। देयर इज नो डिविजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज देयर इज अ सिंगल ओनर। एक ही ओनर है, एक ही बंदा सब मेहनत कर रहा है, तो वहां पे प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो सिर्फ अकेला ही बेयर करेगा। अगर प्रॉफिट होगा वो भी अकेले का होगा, अगर लॉस होगा तो वो भी अकेले का ही होगा। वो किसी के साथ ऐसा नहीं होगा कि यार प्रॉफिट हुआ है तो वो खुद के पास ही लगेगा, लॉस हुआ है तो वो लोगों के साथ शेयर करेगा। ऐसा नहीं होता है। लॉस हो प्रॉफिट हो, इट विल बी ऑफ हिमसेल्फ ओनली। नेक्स्ट, ऑल डिसीजन ऑफ बिजनेस आर टेकन बाय अ सोल ट्रेडर। एक ही बंदा मैनेज करता है सारे बिजनेस की डिसीजन, वो खुद ही लेगा। वही होगा सोल एंड होल डिसीजन टेकर एंड मेकर। क्लियर? ओके, द प्रोप्राइटर सोल ट्रेडर को प्रोप्राइटर ये भी कहा जाता है। प्रोप्राइटरी फर्म, प्रोप्राइटरशिप। क्लियर? प्रोप्राइटर कैन इंश्योर मैक्सिमम बिजनेस सेक्रेसी। सी, वही इंसान होता है, उसी इंसान को सब कुछ सारी चीजें पता होती है। सो उसे किसी के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं होती है, किसी को बताना नहीं पड़ता है कि यार मुझे मेरे बिजनेस में ये प्रॉब्लम है, मैं ये इतना प्रॉफिट जनरेट कर रहा हूँ। सो वही है, तो उसे किसी को डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं। सो मैक्सिमम सीक्रेसी वो खुद तक ही रखेगा। वही डिसाइड करेगा कि मुझे क्या बोलना है, मुझे क्या नहीं बोलना है, मुझे कुछ बोलना भी है या नहीं बोलना है मेरे बिजनेस के बारे में। क्लियर? मैक्सिमम सीक्रेसी वो खुद तक ही मेंटेन रखेगा। द लाइबिलिटी ऑफ सोल ट्रेडर इज अनलिमिटेड। अगेन, द लाइबिलिटी ऑफ सोल ट्रेडर इज अनलिमिटेड। मान लो 11,000 का लॉस है, मतलब मुझे 11,000, फॉर एग्जाम्पल मुझे 11,000 किसी एबीसी पर्सन को देने हैं। मेरे पास है अभी 10,000 रुपए। सो मैं 10,000 रुपए दे रहा हूं, 1,000 नहीं है। तो 1,000 कहां से लाऊंगा? मैं मेरी कोई भी पर्सनल बिलोंगिंग्स या पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के कुछ भी मैं वो 1,000 दूंगा। तो लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड का मतलब मेरे बिजनेस का तो जाएगा ही जाएगा, मेरे पर्सनल का भी जाएगा, तभी जाके मैं वो लॉस कवर करूंगा। क्लियर? तभी जाके वो लॉस मेरा खत्म हो जाएगा। क्लियर? सो अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब पर्सनल बिलोंगिंग्स भी उसमें जा सकते हैं। क्लियर? सो बच्चों एक चीज प्लीज ध्यान में रखना, अगर नो सेपरेट लीगल एंटिटी है
अगर कोई भी बिजनेस इवॉल्यूशन या कोई भी बिजनेस फॉर्म में मान लो आपको पता चलता है कि नो सेपरेट लीगल एंटिटी, उसका मतलब है लाइबिलिटी जो होगी वो अनलिमिटेड होगी। हम ये इन डेप्थ ये भी चीज पढ़ेंगे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आपको ये भी ध्यान में आएगा। अगर सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है तो लाइबिलिटी क्या हुई, अनलिमिटेड ही, और वही अगर सेपरेट लीगल एंटिटी है तो लाइबिलिटी क्या हुई, लिमिटेड हुई। क्लियर? नो सेपरेट लीगल एंटिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी। सो द लाइबिलिटी ऑफ सोल ट्रेडर इज अनलिमिटेड। नेक्स्ट, this business does not enjoy a separate legal status। सी अभी हमने डिस्कस किया है नो सेपरेट लीगल स्टेटस। क्लियर? सेपरेट लीगल स्टेटस उसका नहीं होता है। क्लियर? तो फॉर एग्जाम्पल अगर वो जो भी ओनर है उसे कुछ हो जाए, वो कंटिन्यू नहीं कर पाए तो बिजनेस उसका वही क्लोज होगा, आगे तक नहीं चलेगा, क्योंकि वही खुद चलाने वाला था, दूसरा उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था जो चला सकता है। सो अगर वो पर्सन नहीं है तो बिजनेस क्लोज हो जाएगा और उसे कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं मिलती है। सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल बिजनेस ऑपरेशन। सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज नॉट सुटेबल, लार्ज स्केल बिजनेस ऑपरेशन के लिए सोल ट्रेडिंग ये बिजनेस फॉर्म सुटेबल नहीं है। अगर छोटा कोई बिजनेस है आप वहां सोल ट्रेडिंग कर सकते हो। क्लियर? क्लियर विद द टर्म सोल ट्रेडिंग कंसर्न। आई होप आप सबको समझ रहा होगा कि क्या है सोल ट्रेडिंग। क्लियर? ओके, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट विच इज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अब देखते हैं क्या है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। Business form is joint Hindu family. Soul trading complete. Moving on to the next, which is joint Hindu family. When Hindu, अब joint Hindu family business का हम बोल सकते हैं joint family business. ओके, बाय बर्थ ही आप उन फैमिली बिजनेस के मेंबर बन जाते हो। इन डेप्थ हम पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल ले लो, अगर मुझे रिलायंस कंपनी का फैमिली बिजनेस में जाना है तो एक तो मुझे कि वहां बर्थ लेना पड़ेगा जो कि इम्पॉसिबल है, या फिर पैसे देके शेयर होल्डर्स शेयर्स लेके वहां मुझे मैं थोड़ा सा पार्ट हिस्सेदार बन जाऊंगा रिलायंस कंपनी का। तो जॉइंट हिंदू फैमिली की जो उस फैमिली में बर्थ लेता है वो बाय डिफॉल्ट उस फैमिली बिजनेस का मेंबर बन जाता है। क्लियर? ओके, व्हेन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कंडक्ट्स बिजनेस इनहेरिटेड बाय हिंदू लॉ, हिंदू लॉ के हिसाब से वो बिजनेस करते हैं। क्लियर? इट इज कॉल्ड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जो भी एज पर हिंदू लॉ होगा वो बिजनेसेस चलते हैं। इट एग्जिस्ट ओनली इन इंडिया। सिर्फ ये बिजनेस टाइप सिर्फ इंडिया में ही है, बाहर के कंट्री में आपको कोई जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस नहीं मिलेगा क्योंकि वो चीज वहां एग्जिस्ट ही नहीं करती है। इट इज गवर्न्ड बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में उसके रूल्स नॉर्म्स जो भी प्रोसेस है वो दिए हुए हैं, उसी हिसाब से वो चलता है। क्लियर? ओके, फीचर्स देखते हैं इन डेप्थ। मेंबर्स इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज बाय बर्थ ओनली। जैसे हमने देखा, अगर आपको कोई भी जॉइंट हिंदू फैमिली का मेंबर बनना है, जॉइंट हिंदू फैमिली ज्वाइन करनी है, उनके फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करना है, तो आप अगर वहां पैदा होते तो जन्म से ही आप उस बिजनेस का पार्ट बनते हो। क्लियर? बाय बर्थ ओनली। एवरी चाइल्ड बॉर्न इन फैमिली बिकम्स अ मेंबर। एवरी चाइल्ड, जो भी बच्चा वहां बॉर्न होता है तो बाय डिफॉल्ट फैमिली बिजनेस का मेंबर बन जाता है। नेक्स्ट, द हेड ऑफ फैमिली इज नोन एज कर्ता। सी, आपको ये फिलअप्स या 1 मार्क के लिए जो भी ऑब्जेक्टिव्स आए वहां वो पूछ सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। द हेड ऑफ द फैमिली इज नोन एज कर्ता। ना आप बोलोगे कि यार मैम कर्ता का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमारी फैमिली ले लो, हमारे फैमिली में डिसीजंस कौन लेते हैं? दादाजी। क्लियर? वो हेड होते हैं हमारे फैमिली के, पापा के पापा। क्लियर? वो हेड होते हैं पापा फैमिली के, तो वो हुए कर्ता। ही इज द डिसीजन टेकर। ओके, द हेड ऑफ द फैमिली इज नोन एज कर्ता। अदर मेंबर्स ऑफ फैमिली आर नोन एज को-पार्टनर। जो पापा बोलो, मम्मी बोलो, आप बोलो, आपकी बहन बोलो, आपकी बुआ बोलो, तो हेड जो बाकी के फैमिली मेंबर्स हुए वो कौन हुए? को-पार्टनर हुए। ओके, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है हेड ऑफ द फैमिली कौन हुए? कर्ता। द अदर मेंबर्स ऑफ फैमिली कौन हुए? को-पार्टनर। ओके, ठीक।
नंबर ऑफ मेंबर्स, देयर इज नो लिमिट ऑन मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। ऐसा कोई लिमिट नहीं होता है कि कितने लोग बिजनेस के बन सकते हैं, बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं या बिजनेस के मेंबर बन सकते हैं, उस पर कोई लिमिटेशंस नहीं है मिनिमम या मैक्सिमम। ऑल फैमिली मेंबर्स आर एंगेज्ड इन द बिजनेस, सारे फैमिली मेंबर्स है वो बिजनेस में ही एंगेज्ड होते हैं, बिजनेस में ही ज्वाइन हो जाते हैं। द लाइबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड। अगेन अभी हम देखते हैं, द लाइबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड। कर्ता कौन है? हेड ऑफ द फैमिली, सबको पूछेगा डिसीजन के लिए आपकी क्या राय है, अगर मुझे इस चीज पे XYZ पे डिसीजन लेना है तो वो सबसे राय पूछेगा, पापा से पूछेगा, मम्मी से पूछेगा, आपसे पूछेगा, आपकी सिस्टर से पूछेगा, सबसे लेंगे, बट डिसीजन खुद लेंगे। सो अगर वो डिसीजन उनका मान लो गलत हो जाता है तो वो उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी, उनको फिर उनका पर्सनल बिलोंगिंग्स बेच के वो सारी चीजों को मैनेज करना पड़ सकता है। तो लाइबिलिटी कर्ता की क्या होती है? लाइबिलिटी हमेशा कर्ता की अनलिमिटेड होती है। हम अब लाइबिलिटी ऑफ को पार्टनर्स देखते हैं। द लाइबिलिटी ऑफ को पार्टनर्स इज लिमिटेड, जितना उनका शेयर है फैमिली बिजनेस में उतनी ही उनकी लाइबिलिटी रहेगी। कर्ता हेड है उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी। को पार्टनर्स उनकी जितनी हिस्सेदारी होंगी उतना उनका जितना शेयर होगा उनकी उतनी ही लाइबिलिटी रहेगी। कर्ता इज द मैनेजर, कंट्रोलर एंड कोऑर्डिनेटर ऑफ बिजनेस। कर्ता हेड है वो बिजनेस को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है, वो सब कुछ करता है। कर्ता बीइंग अ सोल डिसीजन मेकर कैन टेक क्विक डिसीजन। जैसे कि हमने देखा वो सोल डिसीजन मेकर है, सबसे राय लेगा, कोई चीज के बारे में सबको पूछेगा बट डिसीजन खुद ही लेगा कि उसे जो सही लगता है, ना कि बाकी के जो मेंबर्स बोल रहे हैं। फिर वो चाहे वो डिसीजन सही हो चाहे वो डिसीजन गलत हो, वही सारे डिसीजंस लेंगे। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कीप्स ऑन चेंजिंग डिपेंडिंग अपॉन द बर्थ एंड डेथ इन द फैमिली। ओके, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिपेंडिंग ऑन द बर्थ एंड डेथ इन द फैमिली, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग फैमिली बिजनेस को छोड़ के जा रहे हैं, उस चीजों पे डिपेंड करेगा कि शेयर कितना होगा प्रॉफिट का। क्लियर? ओके, आई होप आपको ये दोनों बिजनेस फॉर्म समझ आएगा, सोल ट्रेडर्स एंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट विच इज पार्टनरशिप फॉर्म। अभी हम देखते हैं कि पार्टनरशिप फॉर्म क्या होती है। नेक्स्ट इज पार्टनरशिप फॉर्म, अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल बाय 2 or more persons is called partnership firm. Very easy. Business, own, manage, एक से ज्यादा, 2 से ज्यादा, 2 or more person, एक से ज्यादा कोई भी आता है तो वो हम पार्टनरशिप फॉर्म कहेंगे। पहले हम सोल ट्रेडर सिंगल, बट अब उसके साथ और एक आया हुआ है, पार्टनरशिप हुई। ओके, 2 or more person is called partnership firm. पार्टनर्स इसमें ही पता चलता है, नॉट अ सिंगल बट अ डबल। Controlled by 2 or more persons is called partnership firm. The owners are called partners and organization is called firm. Owners कौन हुए? पार्टनर्स हुए। 2 लोग काम कर रहे तो वो दोनों ओनर्स हुए, उसे हम क्या कहेंगे? पार्टनर्स कहेंगे। और जो वो ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे पार्टनरशिप फर्म कहेंगे। The registration of partnership firm is compulsory in Maharashtra state. महाराष्ट्र स्टेट में क्या है? रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कंपलसरी है, इट इज अ कंपलसरी। दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न्ड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो ये पार्टनरशिप कौन सी चीज के अंडर रजिस्टर्ड होनी चाहिए? तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर ये चीज रजिस्टर्ड होनी चाहिए। क्लियर? समझ आ रहा है पार्टनरशिप फर्म क्या है? पार्टनर ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल बाय 2 or more people, 2 या उससे ज्यादा। क्लियर? ओके, पार्टनरशिप फर्म। अभी इन डेप्थ देखते हैं ये लोग कैसे काम करते हैं, इनकी लाइबिलिटी का क्या होता है, इनका लीगल स्टेटस का क्या है, ये हम सारी चीजें यहां देखते हैं। ओके, दिस बिजनेस इज स्टार्टेड बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 or more person। एग्रीमेंट होता है 2 या और ज्यादा लोगों के साथ मिलके। चलो हम सोचते हैं फॉर एग्जाम्पल कि मैं और मेरा एक फ्रेंड है, हमें साथ में बिजनेस करना है, हमारा एक तीसरा फ्रेंड भी आ रहा है, वो भी बोल रहा है कि मैं भी तुम्हारे साथ बिजनेस करूंगा। तो हम क्या करेंगे? चलो हम एक एग्रीमेंट बनाते हैं जिसमें हम सारी चीजें लिखेंगे
और उस हम एग्रीमेंट के हिसाब से सब लोग काम करेंगे। क्लियर? जब एक एग्रीमेंट बनता है उसके और हम हमारे फॉर्म को रजिस्टर्ड भी करेंगे। नंबर ऑफ पार्टनर्स मिनिमम नंबर 2, क्योंकि एक अगर काम करता है तो वो हम पार्टनरशिप फॉर्म तो बोल नहीं सकते। एक जो काम करेगा हम उन्हें उसको क्या बोलेंगे? सोल ट्रेडर। सो मिनिमम 2 मेंबर्स एंड मैक्सिमम 50 फॉर जनरल मेंबर्स, सॉरी जनरल बिजनेस। मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50, उससे ज्यादा लोग नहीं। So the liability of partner is unlimited and it is joint and several. Okay, liability of partner क्या है? Unlimited होती है again। तो मतलब क्या हुआ? Unlimited liability, no separate legal status हुआ। ओके, ये भी हम पॉइंट आगे आएगा ही, देखते हैं। तो यहाँ पहले क्या है कि लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर क्या है? अनलिमिटेड होती है एंड इट इज जॉइंट एंड सेवरल। जो जैसे कि आपने एग्रीमेंट में दिया है जॉइंट रहेगी लाइबिलिटी या सेवरल रहेगी। जॉइंट यानी अगर एक पर्सन अगर गलत, आपका एक पार्टनर अगर गलत डिसीजन लेता है तो उसको सब पार्टनर्स को वो बेयर करना पड़ेगा वो डिसीजन। अगर सेवरल रहेगी, अगर उस पार्टनर डिसीजन ले तो वही लॉस बेयर करेगा। क्लियर? उसकी ही लाइबिलिटी रहेगी वो लॉस बेयर करने की, बाकियों की नहीं रहेगी। क्लियर विद द टर्म जॉइंट एंड सेवरल? ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। कैपिटल इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर। ऐसा तो नहीं होगा कि आप पार्टनरशिप हो, आप साथ में बिजनेस कर रहे और कोई फोर्थ पर्सन ही आप में कैपिटल देगा, ऐसा नहीं होगा। आप साथ में बिजनेस कर रहे हो तो ये आपकी जिम्मेदारी है। कैपिटल बिजनेस में लाना, पैसा बिजनेस में लाना भी ये आप ही की जिम्मेदारी होती है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। Partnership firm does not enjoy separate legal status. Okay, no separate legal status. Legal status, separate legal status तो पता ही, अगर वो नहीं रहेंगे तो फिर काम कैसे आगे बढ़ेगा? क्लियर? No separate legal status, इसीलिए कि लाइबिलिटी उनकी अनलिमिटेड होती है। ओके, in partnership firm partners cannot transfer their shares without the permission of other partners. पार्टनरशिप में क्या है? अगर मुझे मेरे शेयर्स किसी तीसरे को या चौथे को देने हैं तो मुझे सब पार्टनर्स की इजाजत लगे कि विदाउट देयर परमिशन आई कैन नॉट ट्रांसफर माय शेयर्स टू एनी पर्सन। फिर वो आपका चाहे कोई फैमिली मेंबर्स क्यों ना हो। क्लियर? सबकी परमिशन लगेगी तभी जाके मैं मेरे शेयर्स को ट्रांसफर कर सकता हूं। ओके, all partners are joint owners as well joint managers of business. Joint owners as well as joint managers, सारे owners equal होते हैं और सारे owners काम करते हैं। ओके, joint managers. No separation of ownership and management in partnership firm. ऐसा नहीं होता है कि मैं सिर्फ ओनर हूं और मैं सिर्फ मैनेजमेंट में हूं, ऐसा नहीं होता है। No separation. Partners share profit and loss in agreed ratio as mentioned in partnership deed. जो भी आपके डीड में होगा, जो भी आपके एग्रीमेंट में लिखा होगा, अगर पार्टनरशिप फॉर्म आपकी 50-50 तो आपका प्रॉफिट 50 एंड लॉसेस भी 50-50 ही होंगे। अगर आपके पार्टनरशिप डीड में आपने 65 किया है या 75 जो भी किया है, 25, 30 ऐसे जो भी परसेंट अमाउंट दी है उतने ही परसेंट के आप प्रॉफिट के भी हकदार रहोगे और उतने ही परसेंट के आप लॉसेस के भी हकदार। ओके, आई होप आपको पार्टनरशिप फॉर्म ये भी कंसेप्ट समझ आया होगा। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट विच इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। लाइबिलिटी पार्टनरशिप, अब हम देखते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी। सबसे पहले मुझे ये बोलना है कि लिमिटेड लाइबिलिटी ये पार्टनरशिप ये क्यों फॉर्म किया है। लिमिटेड लाइबिलिटी यानी पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी को अगर हम मिलाते हैं तो हम उसके जो भी एडवांटेज है अगर हम उनको कंबाइन कर सकते हैं तो हम लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को हम समझ सकते हैं। और उनमें जो ड्रॉबैक्स थे, उनमें जो कुछ भी प्रॉब्लम्स था, तो वो अगर जब भी लोग फेस करते थे तो गवर्नमेंट ने क्या सोल्यूशन निकाला कि चलो हम और एक बिजनेस फॉर्म इवॉल्व करते हैं जो है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। जो भी ये दोनों के एडवांटेज है उसे कंबाइन करके लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ये बिजनेस इवॉल्व हुआ है। देखते हैं क्या है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हैज कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर्स ऑफ बोथ पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक। अभी ही मैंने बोला आपको कि फीचर्स ऑफ बोथ, पार्टनरशिप के भी फीचर्स रहेंगे, जॉइंट स्टॉक के भी फीचर्स रहेंगे। इन दोनों के मिला के हमें क्या मिला? लिमिटेड लाइबिलिटी मिला। As name suggests, partners have limited liability, which means that their personal assets of partners are not attached to paying off the debt. पार्टनरशिप फॉर्म में हमने क्या देखा था? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। आपके पर्सनल जो आपके पर्सनल असेट्स है
वो भी चले जाएंगे। बट लिमिटेड लाइबिलिटी में पर्सनल असेट्स अटैच नहीं होते हैं लाइबिलिटी के साथ आपको डेप्थ पे ऑफ करने के लिए। Limited, which means that personal assets of partners are not attached for paying the debt of limited liability partnership of LLP. No personal assets are attached. Nowadays it has become popular form of business. Popular हुआ है लोगों में कि चलो हम LLP में हम पार्टनरशिप करेंगे। Clear? All limited liability partnership are governed by Limited Partnership Act 2008. किसके अंडर गवर्न हुआ है ये सारी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप? तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट कब आई? ये एक्ट 2008। सी आपको ये सारी एक्ट भी ध्यान में पड़ेगी। पार्टनरशिप एक्ट कब आई? तो 1932 में। ओके, एलएलपी कब आई? तो 2008 में। जॉइंट स्टॉक कंपनी किसके अंडर काम करती? तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर काम करती है। सो ये भी आपको एक्ट भी पूछ सकते हैं 1 मार्क ऑब्जेक्टिव्स में। क्लियर? तो आपको ये भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो लिमिटेड लाइबिलिटी एलएलपी कब आई? एक्ट कब आई? इन द फॉर्म 2008। सो हम इसके फीचर्स देखते हैं। द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी बॉडी कॉर्पोरेट। सो हम लॉज के हिसाब से, गवर्नमेंट लॉ के हिसाब से देखें तो सेपरेट लीगल एंटिटी क्या? तो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या हुआ कि उनके ओनर अलग है और उनका बिजनेस अलग है। तो लॉ ये दोनों चीजों को अलग देखता है, ओनर्स को अलग देखता है और बिजनेस को अलग देखता है। द एलएलपी एंड पार्टनर्स आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। सो बिजनेस एलएलपी अलग है और उसके पार्टनर्स अलग है, वो डिस्टिंक्ट रखता है। लॉ क्या देखता है? दोनों अलग लोग हैं, तो इसलिए सेपरेट लीगल एंटिटी क्रिएटेड बाय लॉ ऐसा कहा जाता है। सो इसमें नंबर ऑफ पार्टनर्स, अगेन नंबर ऑफ पार्टनर्स इसमें 2 ही, मिनिमम 2 है और मैक्सिमम अनलिमिटेड रहेगी। मैक्सिमम के लिए कोई भी लिमिट नहीं है, 50 से ज्यादा भी रह सकते हैं, 100 भी रह सकते हैं, 200 भी रह सकते हैं, कितने भी रह सकते हैं, नो लिमिटेशंस। वैसे ही पार्टनरशिप में क्या था? लिमिटेड मिनिमम 2 थे और मैक्सिमम कितने थे? 50 थे। यहाँ कोई लिमिटेशंस नहीं है। क्लियर? ओके, देन नेक्स्ट, नो रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। यहाँ क्या दिया? कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन की कोई नो रिक्वायरमेंट है। ओके, इट इज सिंपल एंड इजी, इट इज सिंपल टू फॉर्म एंड इजी टू ऑपरेट। वेरी सिंपल टू फॉर्म एंड इजी टू ऑपरेट। The liability of each partner is limited to his share as written in the agreement. जितना एग्रीमेंट में लिखा है 50% शेयर ये लाइबिलिटी के रहेगा, तो 50% ही रहेगा, उसके पर्सनल बिलोंगिंग्स इसमें ऐड नहीं होंगे। ओके, जितना डीड में लिखा है, जितना एग्रीमेंट में लिखा है, उतने के लिए, लाइबिलिटी के लिए ही वो हकदार रहेंगे। इट हैज लो कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन। जो भी प्रोसेस है, जो भी एक नेसेसिटी है वो फॉर्म करने के लिए या जो भी एग्रीमेंट बनाने के लिए, उसका जो कॉस्टिंग है वो भी बहुत कम होता है। ओके, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ज्वाइनिंग एंड लिविंग एलएलपी एक्सेप्ट द स्टेटेड इन पार्टनरशिप एक्ट। रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, एक्सेप्ट अगर कोई आपने पार्टनरशिप फॉर्म एग्रीमेंट में आपने लिखा हो जो भी कोई सारी चीजें। क्लियर? ओके, डबल टैक्सेशन इज अवॉइडेड। देयर इज नो टैक्स ऑन प्रॉफिट शेयरिंग, शेयर इन प्रॉफिट। सो डबल टैक्सेशन अवॉइड है, पहले ही टैक्स कर देते हैं, उसके बाद जो प्रॉफिट आता है उसके ऊपर टैक्स नहीं होता है। पहले ही सारे टैक्स पे किए जाते हैं, उसके बाद प्रॉफिट आता है। क्लियर? सो प्रॉफिट पे नो टैक्स। सो डबल टैक्सेशन इज अवॉइडेड। ओके, ठीक है। सो आई होप आपको एलएलपी ये टर्म भी पता चल गई हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट विच इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब हम देखते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब क्या। हमें कोऑपरेटिव सोसाइटी तो पता है, इट वर्क्स, हमने जैसे कि फर्स्ट यूनिट में देखा है। तो क्या है, रिकॉल कीजिए थोड़ा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या है। कोऑपरेटिव सोसाइटी, यस, आई होप आपको याद आ रहा होगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या है। वो सोसाइटी जो सर्विस प्रोवाइड करती है, जो सर्विस रेंडर करती है। क्लियर? ओके, देखते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या है। The cooperative society is a voluntary association of persons formed to achieve certain economic objective. Voluntary association of person, जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती करके लाए हुए लोग नहीं। अगर उनको लगता है मुझे ज्वाइन होना है तो वो ज्वाइन होते हैं उस एसोसिएशन में, अगर नहीं लगता है तो वो नहीं ज्वाइन होते। सो वॉलेंटरी, खुद के ऊपर निर्भर करता है, जोर जबरदस्ती खींचातानी करके नहीं आपको इस एसोसिएशन में आना ही है, आपको हमारे एसोसिएशन में ज्वाइन होना ही है,
ऐसा नहीं होता है। क्लियर? द नेचर ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज सर्विस ओरिएंटेड। तो नेचर क्या है, क्या क्यों इस्टेब्लिश हुई है ये फॉर्म? सो सर्विस देना है लोगों को। क्लियर? द रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इज कंपल्सरी। महाराष्ट्र स्टेट में कॉर्पोरेशन एक्ट के अंदर ही ये रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब अंडर द महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960, तो ये एक्ट कब आई? 1960 में। सी पार्टनरशिप एक्ट 1932, एलएलपी एक्ट 2008, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960, कंपनीज एक्ट 2013। आपको ये सारे एक्ट के नाम, ईयर, ये सब ध्यान में रखना है। आपको फिलअप्स, मैचअप्स, फाइंड आउट, ये किसी में भी 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। क्लियर? ओके, सो क्लियर विद बेसिक कोऑपरेटिव सोसाइटी। मूविंग ऑन टू द फीचर्स, इन डेप्थ देखते हैं। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, महाराष्ट्र में तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960। नेक्स्ट, द मेंबरशिप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ओपन टू ऑल, सबके लिए ओपन होती है। ऐसा नहीं कि एक सर्टेन कैटेगरी के लोग ही उसके मेंबर बन सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। ओपन टू ऑल, कोई भी आके अगर उसे बोले कि मुझे एसोसिएशन में जाना है या मुझे कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बनना है, तो वो ही और शी कैन बी अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। नंबर ऑफ मेंबर्स, कितने लोग मिनिमम हो सकते हैं एसोसिएशन? 10 एंड मैक्सिमम नो लिमिट। क्लियर? मिनिमम 10 लोग, मैक्सिमम के लिए कोई लिमिट नहीं। द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इन कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अनलिमिटेड। ओके, जितना शेयर है उतनी ही तक ही सीमित रहेगी, लिमिटेड है। खुद का पर्सनल बिलोंगिंग्स अटैच नहीं होते हैं। क्लियर? इट डिफर्स फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एट इट एम्स टू मैक्सिमाइज, इज नॉट टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट बट प्रोवाइड सर्विस टू द अदर मेंबर्स। अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से ये डिफरेंट क्यों है? तो उनका एम क्या है? ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करना नहीं है। उनका एम क्या है? ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करना नहीं है, बल्कि the organization enjoys independent legal status different from its members. So उनका legal status different होता है member, separate legal entity. Again, organization अलग और उसके members अलग। law कैसे देखता है? organization and members both are different. Okay. The management, next point, the management of cooperative organization is democratic in nature. Democratic, हमारी कंट्री क्या है? democratic. Again, खुद का राइट बोलने का या खुद बोलने का राइट है। ओके, सिर्फ सुनने का नहीं, खुद के जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी बोलने का राइट रखता है। देयर इज इक्वालिटी इन वोटिंग राइट, 1 मेंबर 1 वोट, इक्वालिटी, सबको राइट दिया जाता है, इक्वल वोटिंग राइट होता है। दे फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ 1 मेंबर 1 वोट ओनली। ओके, क्लियर? द मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज डेमोक्रेटिक इन नेचर। सबको राइट है, मैनेजमेंट में जो भी सबको राइट है खुद का पॉइंट ऑफ व्यू रखने का। इक्वल वोटिंग राइट होता है सबको, एंड वो कौन से चीज को फॉलो करते हैं? 1 मेंबर 1 वोट ओनली। नेक्स्ट, लास्ट फीचर क्या है? देयर इज कंट्रोल एंड सुपरविजन बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन वर्किंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कंट्रोल एंड सुपरविजन बाय स्टेट गवर्नमेंट। कौन कंट्रोल एंड सुपरवाइज करता है? तो स्टेट गवर्नमेंट ऑन वर्किंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्लियर? सो आज हमने ये जो है 4-5 हमने टाइप्स ऑफ बिजनेस देखे। क्लियर? आई होप आपको सब कुछ समझा होगा, राइट फ्रॉम सोल ट्रेडर टू कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके, आज के सेशन में हम बस इतना ही देखेंगे। कल के सेशन में हम जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है ये फीचर देखने वाले। ओके, टिल दैट we'll stop here. See you tomorrow in the next session. Till that, thank you. Bye.